नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज इजराइल पर हमला हो गया। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। जेलेंस्की ने पुतिन से 24 घंटे में यूक्रेन पर हुए हमले का बदला लेने का दावा किया और दिल्ली में तेलंगाना के सीएम की बेटी के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज इजराइल से। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो गया जिसमें उसके सबसे अहम शहर तेल अवीव को निशाना बनाया गया। खतरनाक हथियारों से लैस एक हमलावर ने शाम के वक्त अचानक वहां फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर सड़क पर भागने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने उस हमलावर को ढेर कर दिया, लेकिन तब तक कई लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन हमास ने ली है। कुछ रोज पहले इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाकर अपने 2 नागरिकों की हत्या करने वाले हमलावर को ढेर कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर में हमला बोल दिया। शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके एक आतंकी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। अचानक हुए इस हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से शहर में भगदड़ मच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें फायरिंग के बाद लोग चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से दनादन गोलियां चला रहे उस आतंकी को मार गिराया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आसपास की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे पूरा तेल अवीव शहर छावनी में तब्दील हो गया। इस हमले के कुछ ही देर बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने यह भी कहा कि तेल अवीव शहर पर हमला वेस्ट बैंक में हुई मुठभेड़ का जवाब है और आगे भी उसके लड़ाके इजराइल पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। कुछ रोज पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान इजराइल की सेना ने वहां के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोलकर उसके 2 नागरिकों की हत्या करने वाले को ढेर कर दिया था। लेकिन इसके बाद गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों पर हमला बोल दिया था, जिसमें फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि इजराइल की सेना के 3 जवान भी गोली लगने से घायल हो गए थे। वेस्ट बैंक में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उसने हुवारा में हत्याकांड को अंजाम देने वाले को मार गिराया, जिसने 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुवारा में इजराइल के 2 लोगों की हत्या कर दी। और उस हत्याकांड के बाद ही वहां बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई थी। इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों पर हमले बोल दिए थे और वहां दर्जनों इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। पिछले करीब 2 महीने से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल के इन हमलों में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए हैं। फिलिस्तीन के इस आरोप के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और अब उसने इजराइल के तेल अवीव शहर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देकर अपने इरादे साफ कर दिए और ये चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उसके लड़ाके इसी तरह इजराइल में घुसकर उसके लोगों पर हमला करेंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में भी चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल हमास के इस हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं है और वो अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेने के लिए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है, क्योंकि तेल अवीव इजराइल का सबसे अहम शहर है और वहां घुसकर आतंकी हमला करने का मतलब इजराइल को सीधे सीधे चुनौती देना है। इस घटना के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इटली में थे, जहां से उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनियों और हमास के हमले में इजराइल के 13 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तेल अवीव में हमास के इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन शरणार्थी कैंप में जश्न मनाया गया। उधर रूस के कई शहरों में अचानक टीवी और रेडियो पर परमाणु हमले का अलर्ट जारी होने लगा। लोगों से अपील की गई कि वो न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं और एंटी रेडिएशन की दवा खा लें। लेकिन इसी बीच रूस की सरकार का बयान आया, जिसमें कहा गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर ऐसे संदेश जारी किए गए जिन्हें सुनकर रूस की आम जनता के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अचानक टीवी पर एक डराने वाला संदेश जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए वो एंटी रेडिएशन दवा खाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं। रेडियो पर जारी संदेश तो और भी दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसमें सायरन बजने की आवाज के साथ बताया गया कि रूस में एयर अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि वहां मिसाइल अटैक होने वाला है।
रूस के जिन जिन शहरों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, वहां लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि उनसे सीधा सीधा कहा जा रहा था कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है। रूस की सरकार को जैसे इसकी खबर मिली, वो हरकत में आ गई और उसकी ओर से एक बयान जारी करके बताया गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर परमाणु हमले का संदेश जारी किया गया। रूस में एक महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ। यानी हैकर ने एक बार नहीं 3 बार रूस के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को अपनी उंगली पर नचाया, क्योंकि उसने किसी छोटे मोटे शहर नहीं बल्कि मॉस्को में इस तरह का संदेश फैलाया और वहां के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया। इसके अलावा सेवर्लोस्ट रीजन के येकेतेरिनबर्ग शहर समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया गया। यानी हैकर ने रूस के उस क्षेत्र को टारगेट किया जो एशिया और यूरोप दोनों की सीमा से लगता है, जहां से रूस में परमाणु हमले के अलर्ट की बात जंगल में आग की तरह फैल सकती है और एशिया और यूरोप तक संदेश जा सकता है कि यूक्रेन पर अटैक करने वाले रूस पर खुद ही बड़ा अटैक हो गया। हालांकि रूस की सरकार ने समय पर बात को संभाल लिया और लोगों के बीच फैली दहशत को कम करने की कोशिश की, लेकिन जितनी देर एयर अलर्ट का संदेश चलता रहा, उतनी देर लोगों की सांसें अटकी रहीं। क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में लगातार इस तरह के संदेश जारी हो रहे हैं। रूस ने दावा किया कि पिछले ही महीने वहां टीवी चैनल को हैक करके लाखों लोगों से न्यूक्लियर शेल्टर में जाने को कहा गया था। जिन कंपनियों के चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक किया गया, उनमें वहां की गैज़प्रोम मीडिया कंपनी भी शामिल है, जिसके रूस में 1-2 नहीं बल्कि 38 टीवी चैनल और 10 रेडियो स्टेशन है। यानी जिसने भी रूस के मीडिया पर अटैक किया, उसने सोच समझकर ये काम किया और रूस की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों को टारगेट किया। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन के भाषण के लाइव टेलीकास्ट में रुकावट डालने के लिए कई बार ऐसा किया गया है। हालांकि हैकर कौन था और किस देश का था, इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन रूस की सरकार इसे एक बड़ी चुनौती मानकर इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि हैकर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही किसी ने सामने आकर रूस के मीडिया पर किए गए इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन रूस ने दावा किया कि यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। यानी रूस का इशारा पश्चिमी देशों की ओर है। हालांकि रूस में ही कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के संदेश पुतिन प्रशासन जारी करवाता है, क्योंकि वो लोगों को परमाणु हमले के लिए तैयार करना चाहता है और इसीलिए लगातार वहाँ इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों के खिलाफ वहां के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के साझा बयान के दौरान दी। भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों को प्रधानमंत्री ने चिंता का विषय बताया। उधर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के गवर्नर की हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने ले ली। साथ ही उस आतंकी की पहचान भी बताई जिसने गवर्नर के दफ्तर में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया और साफ कहा कि उन्होंने नंगरहार का बदला बल्ख में ले लिया। नंगरहार प्रांत में पिछले हफ्ते तालिबान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। यह ऑपरेशन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के खिलाफ था, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। तालिबान जनरल इंटेलिजेंस ने इसका वीडियो भी जारी किया था और दावा किया था कि उन्होंने कारी फतेह को ढेर कर दिया है। वो कारी फतेह जो ISKP का सबसे सीनियर कमांडर था और अपने संगठन के लिए रणनीति बनाता था। यहाँ तक कि चीन के नागरिकों और चीन की कंपनियों की परियोजनाओं पर हुए कई हमले उसने ही करवाए थे। कारी फतेह को उसके कई साथियों के साथ नंगरहार प्रांत में ढेर कर दिया गया था, जबकि नंगरहार प्रांत को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का गढ़ माना जाता था। ISKP के लिए ये किसी किले से कम नहीं था। अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद भी तालिबान के लड़ाके नंगरहार प्रांत में कदम नहीं रख पाए थे और उसी नंगरहार प्रांत में घुसकर कारी फतेह को ढेर कर दिया गया था। दावा यह है कि ISKP के आतंकी अब्दुल हक ने कारी फतेह की मौत का बदला लिया। बल्ख प्रांत के गवर्नर के दफ्तर का एक CCTV वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में वो आत्मघाती हमलावर दिखा जिसने गवर्नर की हत्या की। बताया जा रहा है कि अब्दुल हक नाम का हमलावर काफी देर तक गवर्नर के दफ्तर में टहलता रहा। वो इधर उधर बेखौफ होकर घूमता रहा और गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल का इंतजार करता रहा। जैसे ही गवर्नर अपने दफ्तर में पहुंचे, अब्दुल हक ने धमाका कर दिया। लेकिन इससे साफ हो गया कि अफगानिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर खून खराबा तय है। बल्ख के गवर्नर की हत्या पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान को उकसाने वाला काम किया है, जिसका सीधा मतलब ये कि अब ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को जवाब देने के लिए तालिबान भी किसी बड़े हमले की तैयारी करेंगे। ISKP का नेटवर्क अफगानिस्तान के सिर्फ नंगरहार प्रांत में नहीं है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में फैला है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से पहले तक तो ISKP और तालिबान मिलकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे का लड़ने का तरीका भी जानते हैं और एक दूसरे की कमजोरियां भी जानते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इन दोनों का झगड़ा अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। इधर देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। देश में H3N2 वायरस के अब तक 90 मामले सामने आ चुके हैं।
जिनमें इन्फ्लुएंजा H3N2 से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों मरीजों की मौत हरियाणा और कर्नाटक में हुई। देश में फैल रहे H3N2 वायरस के मामलों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। H3N2 वायरस पर नीति आयोग ने भी बैठक बुलाई, जिसमें राज्यों के हालात की समीक्षा की जाएगी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि सेना ने रूस के कंट्रोल वाले एक इलाके में 13 बार एयर स्ट्राइक कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। मतलब 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने पुतिन से बदला ले लिया। हालांकि यूक्रेन ने यह जानकारी नहीं दी कि यह हमला किस इलाके में किया गया। एक रोज पहले ही पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि पूरा यूक्रेन थर्रा गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 95 मिसाइलों से हमले किए थे। इसके अलावा हमले के लिए रूस ने 8 आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों में मौजूद पावर स्टेशनों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल हो गई थी। यहाँ तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बिजली चली गई थी। मतलब पुतिन की सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट पहुंचाई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के इस हमले के बाद से ही यूक्रेन ने भी जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी। और फिर यूक्रेन की सेना ने 24 घंटे के अंदर ही पुतिन की फौज पर हमला बोल दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के कंट्रोल वाले एक इलाके में एक सैन्य ठिकाने पर ताबड़तोड़ 13 मिसाइलें दागी, जिसमें हथियार के 3 डिपो और पुतिन की सेना की कई चौकियां तबाह हो गई। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसके इस हमले में रूसी सेना के 800 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई उसकी सेना ने किस इलाके में पुतिन की फौज को निशाना बनाया। इधर केंद्र सरकार ने बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया। उन्हें बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। हालांकि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अग्निवीर बीएसएफ में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के। इससे पहले गृह मंत्रालय असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भर्तियों में भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है। इस बीच सऊदी अरब में रमजान के दौरान बनाए गए नए नियमों पर विवाद हो गया और कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर भड़क गए, क्योंकि 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। वहां सरकार ने इससे जुड़े 10 पॉइंट वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं और रमजान के दौरान इनका सख्ती से पालन करने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने ये कड़े नियम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई मुस्लिम इससे नाखुश बताए जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या कम करने का फैसला किया। इसके अलावा दान देने पर और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई। साथ ही रोजेदारों पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें इमाम की निगरानी में भोजन मिलेगा, जिसे मस्जिद परिसर में तैयार किया जाएगा, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम इन सारी तैयारियों पर नजर रखेंगे और अपनी देखरेख में रोजेदारों को वो खाना बंटवाएंगे। सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और इस बार भी वहां अजान के दौरान लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखी जाएगी। यही नहीं, उनकी संख्या कम करने की भी तैयारी है। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद लाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि ये सारे नियम रमजान के दौरान शांति और साफ सफाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन नियमों से इस्लाम का असर कम होगा। यानी एक मुस्लिम देश के बनाए गए नियमों का मुस्लिम समुदाय ही विरोध कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने सफाई दी और दावा किया कि इससे रमजान के दौरान लोगों को सुविधा होगी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होगा, लेकिन उसके नए नियमों ने एक नया बखेड़ा तो खड़ा ही कर दिया, जो सऊदी अरब के गले की हड्डी बन सकता है। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसे वहां हथियारों की डिलीवरी के लिए भेजा गया था। लेकिन इससे पहले कि ड्रोन से हथियार गिराए जाते, बीएसएफ के जवानों ने उसे देख लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने ड्रोन के पास AK सीरीज की राइफल, 2 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील फाइनल कर ली है, जिसकी पुष्टि खुद ईरान के एक अधिकारी ने की। इससे पहले खबर उड़ी थी कि रूस ने ईरान से आत्मघाती ड्रोन खरीदने की डील की थी, जिसके बाद वो ड्रोन यूक्रेन के आसमान में मौत बनकर उड़े थे।
ईरान के आत्मघाती ड्रोन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल कर दी थी और एक बार फिर ईरान और रूस की नजदीकी की खबरों को जोर मिलने लगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से लड़ाकू विमानों की डील कर ली है और बहुत जल्द रूस ईरान को सुखोई 35 देने वाला है। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान ने कई देशों से लड़ाकू विमानों की डील की कोशिश की थी और आखिरकार रूस इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि 2020 में उस पर हथियारों की खरीदारी से जुड़ा प्रतिबंध खत्म हो चुका है, इसलिए रूस उसे लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद ईरान की सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी वायुसेना और नौसेना के पास सीमित हथियार हैं। ऐसे में सुखोई 35 उसकी वायुसेना को नई ताकत देगा। जो ईरान के दुश्मन इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के देशों के लिए खतरे की घंटी है। सेमाफोर नाम की जिस वेबसाइट ने ईरान और रूस के बीच लड़ाकू विमानों की डील का दावा किया, उसी ने ये भी जानकारी दी कि इजराइल, सऊदी अरब और यूएई रूस पर ईरान से ये डील न करने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये डील पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ देगी। यही नहीं, खबर है कि खाड़ी देशों ने तो रूस से ये तक कह दिया कि अगर डील रद्द नहीं हो सकती तो रूस ईरान को विमानों की डिलीवरी देने में देर कर दे। यानी ईरान और रूस के बीच हुई इस डील ने कोहराम मचा दिया, क्योंकि ईरान और रूस के साथ आने का मतलब अमेरिका, इजराइल, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। क्योंकि ईरान लगातार इस कोशिश में जुटा है कि वो समंदर से आसमान तक अपनी ताकत बढ़ाए, जिसके लिए वो खूब हाथ पैर मार रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि वो अपनी नौसेना की पावर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर अमल होना शुरू हो गया। क्योंकि ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उसकी नौसेना में शाहिद महदवी नाम का युद्धपोत शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरान की नौसेना को 10 ताकतवर जहाज भी मिले हैं, जिनसे दुश्मन पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। करीब 2000 टन का शाहिद महदवी ईरान में ही बनाया गया है, जिसका रेडार सिस्टम दुश्मन को चकमा देने में माहिर है और इस पर जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। यानी एक तरफ ईरान रूस से लड़ाकू विमान खरीद रहा है और दूसरी ओर नौसेना में नए नए हथियार तैनात कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इजराइल परेशान है, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि इजराइल हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पश्चिमी देशों को ईरान को रोकना चाहिए। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका की खुली मदद नहीं मिलने पर इजराइल नाराज हो गया। वैसे ईरान की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल एक पाले में होते हैं, लेकिन इस बार ईरान के मुद्दे पर अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये बात इजराइल के गले नहीं उतर। वो इस बात पर अमेरिका से नाराज भी और इजराइल के एक अधिकारी ने खुलकर ये बात कही। उनका बयान आया कि अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी और यूके के ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जबकि तीनों देशों के प्रस्ताव से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने में मदद मिलती और यही वजह रही कि इस बार अमेरिका ने इजराइल को निराश कर दिया। क्योंकि अमेरिका ने खुद ईरान पर कई तरह के बैन लगाए हैं। वो उसके परमाणु कार्यक्रम का खुलकर विरोध भी करता रहा है। हालांकि इस मामले में अमेरिका का अपना अलग तर्क है और ईरान में अमेरिकी राजदूत उसे एक मौका देने के मूड में दिखे, क्योंकि उनका बयान आया कि बाइडेन प्रशासन देखना चाहता है कि ईरान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों का मुआयना करने देता है या नहीं। यानी अमेरिका ईरान को एक चांस देना चाहता है और यही बात इजराइल के गले नहीं उतरी, क्योंकि ईरान उसका और अमेरिका दोनों का दुश्मन रहा है। पिछले ही महीने इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक का आरोप लगाया था और दावा किया कि उसकी एक बड़ी यूनिवर्सिटी पर साइबर अटैक किया गया, जिसके पीछे ईरान की खुफिया एजेंसी का हाथ है और अगले ही महीने उसके दोस्त अमेरिका से उसे झटका लग गया। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 671 अंकों की गिरावट के साथ 59,135 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंक लुढ़ककर 17,412 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई महीनों से जोर लगा रही है और उसने बखमुत के कई इलाकों को जीतने का दावा भी किया है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो बखमुत के जिस इलाके में भी मौजूद हैं, वहां पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर निशाना साधकर रॉकेट की बरसात करती नजर आई। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की फौज अपने शहर को बचाने में जुटी है, जिसके लिए वहां पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। इस दौरान बाजी कभी रूसी सेना के हाथ लगती है तो कभी यूक्रेन के। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बखमुत की इस लड़ाई में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी रूसी सेना की ताकत बनी हुई है, जिसके लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूस ये दावा कर रहा है कि जल्द ही बखमुत पूरी तरह उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के जोरदार हमलों में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कई इलाके छीन चुकी है, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि बखमुत में उसकी घातक मिसाइलों और रॉकेट की मार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अगर रूस का ये दावा सही है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा।
क्योंकि माना जाता है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा और वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी हमला आसान हो जाएगा। और इसी वजह से जेलेंस्की की सेना इस शहर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही है। यही नहीं, एक दिन पहले यह खबर भी सामने आई थी कि यूक्रेन के आर्मी चीफ भी बखमुत पहुंच गए ताकि वो जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। वहीं रूसी सेना से इस शहर को बचाने के लिए जेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की ने बखमुत को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से खतरनाक हथियारों की भी डिमांड की ताकि वो उनके दम पर पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ सकें। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस इस मामले में उनकी मदद करने वाले 2 और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जेल में बिना किसी आईडी के फर्जी तरीके से अशरफ से मिलने के लिए जाते थे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ पर सख्ती शुरू कर दी। कुछ दिन पहले उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच भारत ने चीन का दम निकालने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कच्चे तेल के बिना उसका गुजारा नहीं। उसी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना के साथ आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर में करीब 4 महीने तक ट्रॉपिक्स 23 नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 900 सैनिकों ने नौसेना के 70 जंगी जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 विमानों के साथ चीन को धूल चटाने की प्रैक्टिस की। 4 महीने तक खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार नौसेना की ड्रिल अपने अंजाम तक पहुंची और चीन का हुक्का पानी बंद करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। उसी के दम पर वो इतना इतराता है। ऐसे में अगर चीन को तेल ही नहीं मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी और चीन जंग लड़ने के लायक ही नहीं बचेगा। क्योंकि चीन की इस सबसे बड़ी ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत को पता है। चीन बड़ी तादाद में कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और अहम बात यह है कि यह तेल भारत के समुद्री इलाके से होते हुए चीन तक पहुंचता है। यानी चीन के कच्चे तेल के इंपोर्ट रूट की चाबी भारत के पास है। क्योंकि चीन का रोजाना तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल भारतीय समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। चीन का आधे से ज्यादा तेल अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से अरब सागर के रास्ते हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचता है। फिर वहां से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मौजूद मलक्का स्ट्रेट जाता है और आखिरकार दक्षिण चीन सागर को पार करके चीन में घुसता है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। अब अगर भारत इस रूट पर पहरा लगा दे तो चीन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट पहले ही बहुत लंबा है। ऐसे में अगर चीन को ऑस्ट्रेलिया वाला रास्ता पकड़ना पड़ा तो वो उसे और महंगा पड़ेगा। ट्रॉपिक्स 23 अभ्यास के जरिए नौसेना की तैयारी चीन के साथ यही हथकंडा अपनाने की है। उधर अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप आया। सुबह सुबह फैजाबाद इलाके में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक दिन पहले भी अफगानिस्तान में धरती हिली थी, जिसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। अफगानिस्तान में पिछले 10 दिनों में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अब 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। सिसोदिया पर उठते सवालों के बीच बीजेपी अब केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है। पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के साथ अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें सड़क पर डमी तिहाड़ जेल और सीएम आवास बनाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश हुई। एक में मनीष सिसोदिया का मास्क लगाए एक बीजेपी कार्यकर्ता नजर आया तो दूसरी जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज कराते दिखाया गया। डमी सीएम आवास भी बनाया गया, जिसकी दीवारों पर तमाम घोटालों के नाम लिखे दिखे, जिनके आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती है। जो मुख्यमंत्री आवास बनाया गया, वहाँ पर मुख्यमंत्री का मास्क लगाए हुए एक शख्स। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब बीजेपी के निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। तो कच्चा ईमानदार सरकार बेईमानी करी। इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उधर पुतिन की धमकियों से घबराए पोलैंड ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने में तेजी ला दी। जंग में यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता वहीं से होकर जाता है। इसी वजह से नेटो का ये सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि पोलैंड अब तक पुतिन की इन धमकियों से नहीं डरा। उसने जेलेंस्की के सैनिकों की मदद जारी रखी और उसने न सिर्फ अपने हथियार भिजवाए बल्कि दूसरे देशों से भी मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट भी यूक्रेन को दे दिए, जिसके बाद से ही रूस पोलैंड को सबक सिखाने की ताक में है।
जिसका डर अब पोलैंड पर दिखने लगा है। इसी वजह से उसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम तेज कर दिया। उसे खतरा न सिर्फ पड़ोसी यूक्रेन की सीमा से हो सकता है, जहां रूसी सेना हमले की ताक में है, बल्कि बेलारूस भी उसके लिए उतना ही खतरनाक है, जिसके साथ पोलैंड करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस से लगती सीमा पर टैंकों को रोकने के उपाय शुरू कर दिए। वहां उसने बड़े बड़े पिलर लगाए, साथ ही कटीले तारों से घेरा भी बना लिया, ताकि बेलारूस से उसकी सीमा में कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ी न घुस सके, क्योंकि पोलैंड को डर है कि पुतिन की सेना बेलारूस से उस पर हमला कर सकती है, जो रूस का सबसे बड़ा दोस्त है। बेलारूस कहने को तो यूक्रेन का पड़ोसी है, लेकिन उसने दुश्मन से भी बढ़कर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। पिछले साल 24 फरवरी को रूसी सेना ने जब हमला किया था, तब वो बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में दाखिल हुई थी। इसी वजह से पोलैंड इस खौफ में है कि कहीं बेलारूस ही उसकी तबाही का सबब न बन जाए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेलारूस रूस के हथियारों का गोदाम बन चुका है, जहाँ हर वक्त पुतिन की खतरनाक मिसाइलों और बमों का जखीरा मौजूद रहता है। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ के जवानों ने करीब 1.5 करोड़ की कीमत का सोना जब्त कर लिया। बताया गया कि वहां एक तस्कर ने इस सोने को लेकर भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन बताया गया कि वो तस्कर रुकने के बजाय एक पैकेट फेंककर वापस बांग्लादेश की ओर भाग गया। बाद में बीएसएफ के जवानों ने वहां से 2.5 किलो से ज्यादा वजन का सोना बरामद किया। इस बीच खबर है कि चीन की चोरी की आदत से अमेरिका बुरी तरह तिलमिला गया। अमेरिका को खबर लगी है कि चीन ने खतरनाक फाइटर जेट J-20 न सिर्फ बना लिया है, बल्कि ऐसा बनाया है कि वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को धूल चटा सकता है। अमेरिका की तकलीफ यह है कि J-20 को चीन ने चोरी की तकनीक और चोरी के डिजाइन के दम पर बनाया, और ये चोरी किसी और एयरक्राफ्ट की नहीं, बल्कि अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-22 की हुई। 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है। F सीरीज के फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, जो ये समझ ही नहीं पा रही कि हूबहू मिलता जुलता एयरक्राफ्ट आखिर कैसे तैयार हो गया। चीन के J-20 से जुड़ी खुफिया जानकारियों ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि जंग में अगर J-20 और F-22 आमने सामने आ जाएं, तो किसका पलड़ा भारी होगा कहना मुश्किल है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में सचिव रह चुके जेम्स एंडरसन का इंटरव्यू। उन्होंने तो साफ कहा कि जितना अमेरिका ने उम्मीद की थी, चोरी के दम पर चीन उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। और अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। हथियार बनाने और बेचने में अमेरिका दशकों से दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में शामिल किया जाता है। F-22 फाइटर जेट बनाने में लॉकहीड मार्टिन ने करीब 1.5 दशक लगाया था। लेकिन चीन के लिए ये काम इतना लंबा नहीं रहा। चीन ने 2008 में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2011 में J-20 ने पहली उड़ान भी भर ली थी। 2017 में तो इसे चीन की फौज के हाथों में पहुंचा दिया गया। डिजाइन के मामले में शुरुआत में ही दिख गया था कि J-20 और F-22 लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उस वक्त तक अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि J-20 इतना खतरनाक जेट है, और जब ये पता चला तब तक उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। खबर है कि इसी फाइटर जेट के इंजन के दम पर चीन इससे भी खतरनाक जेट पर काम कर रहा है। हथियारों के बाजार में तो चीन से अमेरिका को तगड़ी टक्कर मिलेगी ही, अगर जंग में टक्कर हो गई तो भी उसकी किरकिरी हो जाएगी। इधर बिहार की छपरा जिले में छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शराब तस्कर पुलिस वालों को गाली देते और हाथापाई करते दिखे। वायरल वीडियो होली के दिन का बताया गया, जब पुलिस जानकारी मिलने पर इन शराब तस्करों को पकड़ने गई थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आखिर में हाथों में हथियार लिए पुलिस वाले जान बचाकर गांव से लौटते दिखे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मालिक ने कहा कि अगर रूस जंग हार जाता है तो पुतिन इसका ठीकरा उनके जवानों पर ही फोड़ देंगे। यानी हार रूस के सैनिकों की होगी, लेकिन जिम्मेदार वैगनर ग्रुप को ठहराया जाएगा। पश्चिमी मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने ये बात कही। जो वीडियो सामने आया उसमें वो अपने कुछ लड़ाकों के साथ बातचीत करते नजर आए। इसी वीडियो में उनके कुछ जवान तोप से ताबड़तोड़ हमले करते हुए भी देखे गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये वीडियो बखमूत के एक इलाके का है, जहां येवगेनी प्रिगोजिन अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि उनके लड़ाकों ने उनसे एक बार फिर गोला बारूद की कमी के लिए नाराजगी जताई। और दावा है कि इसी के बाद येवगेनी प्रिगोजिन रूसी सेना से नाराज हो गए। इससे पहले भी वो जंग में हथियारों की कमी के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय को आड़े हाथ लेते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बात बोली वो चौंकाने वाली है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन ने ये तक कह दिया कि अगर रूस ये जंग हार जाता है तो उनके लड़ाकों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। असल में रूस की सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग की शुरुआत से ही पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। दावा है कि इन्हीं के बल पर रूसी सेना कई हिस्सों में बढ़त बनाने में कामयाब हुई है, जिसमें बखमूत शामिल है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के इस बयान के बाद उनके और रूसी सेना के बीच टकराव की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया।
इस बीच जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने एक चर्च के भीतर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस के पास इमरजेंसी कॉल गई और फिर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद पुलिस के जवान इमारत के भीतर दाखिल हुए और फिर एक एक कर अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान बाहर मोर्चा संभाले सुरक्षाकर्मी लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील करते रहे। पुलिस को गोलीबारी के दौरान हमलावरों के भी मारे जाने की आशंका है। यह आतंकी हमला था या नहीं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। उधर खुद महिलाओं की आवाज दबाने वाले पाकिस्तान ने यूएन में तालिबान को जमकर ज्ञान दिया। उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यूएन में इस्लाम में महिलाएं नाम की एक कॉन्फ्रेंस में तालिबान पर भड़क गए और उस पर इस्लाम की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया और कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और काम करने पर रोक लगाकर दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लाम महिलाओं को बराबरी का हक देता है और पाकिस्तान महिलाओं को लेकर तालिबान के रवैये के बिल्कुल खिलाफ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान पाकिस्तान ने उसे अपना भाई बताया था, लेकिन दोनों के बॉर्डर पर खूनी बवाल होने के बाद उसका सारा भाईचारा निकल गया। अब पाकिस्तान आए दिन पानी पी पी कर तालिबान को कोसने में लगा है। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से रोड रेज का एक मामला सामने आया, जहां एक गाड़ी को छूकर निकलने पर उसमें बैठे लोगों ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। आरोप है कि उनकी गाड़ी को जब वो दूसरी गाड़ी छूकर निकली तो वो उसका 3 किलोमीटर तक पीछा कर उसे टक्कर मारते रहे। इसके बाद उन्होंने उस गाड़ी पर डंडों से हमला बोल दिया, जिसके बाद उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचने में पसीने छूट गए। आरोप है कि नेतन्याहू इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी में और वो इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू जजों की नियुक्ति को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसी के विरोध में पिछले 2 महीने से इजरायल में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इजरायल की न्यायपालिका में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन हुए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर की एक सड़क को बंद कर दिया। ये वही सड़क थी जिससे होकर बेंजामिन नेतन्याहू को विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे थे। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर से बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यही नहीं, विरोध प्रदर्शनों की वजह से इजरायल में मौजूद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे पर भी असर पड़ा और बिगड़ते हालात को देखते हुए उनके कार्यक्रम को तेल अवीव एयरपोर्ट के पास ही आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक प्रणाली में फेरबदल के प्रस्ताव के खिलाफ हो रहे ये प्रदर्शन इजरायल का सबसे बुरा घरेलू संकट है। इन प्रदर्शनों में न सिर्फ नेतन्याहू के विरोधी शामिल हैं, बल्कि समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़ रहे हैं। इजरायल की सेना भी इससे अछूती नहीं है। कुछ रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था। इधर नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू यादव के परिवार और उनके करीबियों के खिलाफ अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छापे मारे गए और इन शहरों में कुल 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें पटना के फुलवारी शरीफ में पूर्व आरजेडी विधायक और लालू के करीबी अबू दुजाना के घर कई घंटों तक ईडी की टीम मौजूद रही। इस दौरान वो अपने घर की छत पर भी नजर आए। समझ में नहीं आ रहा है कि यह मामला पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। आरोप है कि अबू दुजाना की कंपनी ने ही पटना में लालू यादव के मॉल बनाने का काम शुरू किया था। अबू दुजाना के घर पहले भी छापेमारी हुई और कई दस्तावेज भी मिले थे और उसी को लेकर आज यहाँ पर ईडी की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में लालू के परिवार और करीबियों से जुड़े करीब 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का घर भी शामिल है, जहां ईडी की टीम छापा मारने पहुंची। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोफेसर का दावा है कि आतंकियों के हाथ अब वायरस बम लग चुका है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में आतंकी हथियारों के बजाय इन्हीं वायरस बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने खतरनाक प्लान में कामयाब हो सकें। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेना मैकिंटायर के मुताबिक कई आतंकी संगठनों को हमला करने का नया हथियार मिल गया है। उनका दावा है कि आतंकी जानलेवा वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे जहरीले पदार्थों से महामारी फैलाने की फिराक में है, जिसके लिए वो इंसेक्ट ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ऐसा ड्रोन जिससे खतरनाक वायरस फैलाया जा सके और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा दें। ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर ने इस खतरे से पूरी दुनिया को आगाह किया और इससे निपटने का उपाय ढूंढने की अपील की।
इधर मुंबई के मरोल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में 7 मार्च को एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेंदुआ रात के वक्त एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लोहे के गेट के पास घूमता दिखा, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। रिहायशी इलाके में 7 मार्च को घुसे इस तेंदुए को 2 दिन बाद यानी 9 मार्च को पकड़ा जा सका। उधर ज़ेलेंस्की की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन ने बड़ा प्लान तैयार किया, जिसके तहत यह तय हुआ कि यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन के देश मिलकर हथियार जुटाएंगे, जिसके लिए यूरोप के देश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन में गोला बारूद की कमी पर सभी देशों ने चिंता जताई। इसी बैठक में यह तय हुआ कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेंगे, जबकि नए हथियार और गोले खरीदने के लिए अलग से इतनी ही रकम की व्यवस्था की जाएगी। और इस प्लान को 20 मार्च को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। रूस के खिलाफ लोहा ले रहे ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की खेप मांग रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर उसकी मदद का फैसला लिया। इधर जम्मू में एक महिला डॉक्टर की चाकू गोद कर हत्या के बाद हंगामा हो गया। कत्ल का आरोप जौहर महमूद नाम के उनके ही दोस्त पर लगा, जिसकी खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुतले भी जलाए। सुमेधा नाम की डॉक्टर की हत्या का आरोप उनके ही दोस्त जौहर महमूद पर है, जिस पर बजरंग दल का गुस्सा भड़क गया। ये सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बना जाए। पुलिस को डॉक्टर सुमेधा का शव जौहर महमूद के घर में मिला। बताया गया कि जौहर के घर पर ही दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और आरोप है कि इसी के बाद जौहर ने उनकी हत्या कर खुद को भी उसी चाकू से घायल कर लिया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज के बीच छिड़ी लड़ाई में अब नानी और दादा की एंट्री हो गई। कुछ रोज पहले इमरान खान ने अपनी एक रैली में तंज कसते हुए मरियम नवाज को नानी कह दिया था, जिस पर मरियम नवाज उन पर भड़क गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इमरान खान पर निशाना साधा। बिना नाम लिए मरियम नवाज ने इमरान खान की उम्र का मजाक उड़ाते हुए उन्हें दादा कह दिया। काश आपने जिंदगी में अच्छे फैसले किए होते, आप मियां साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। इस दौरान उन्होंने इमरान खान पर पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह करने का भी आरोप लगाया। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान ने देश को आतंकियों के हवाले कर दिया था और उनकी वजह से TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। ये जबानी जंग तब शुरू हुई जब कुछ रोज पहले तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर में उनके घर पहुंची थी और आरोप है कि इमरान खान पुलिस से बचने के लिए भाग गए थे, जिनका जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने उन्हें गीदड़ कह दिया था। यही नहीं, उन्होंने उन्हें अपने पिता नवाज शरीफ से बहादुरी उधार लेने की नसीहत तक दे दी थी, जिसके बाद इमरान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फयाजुल हसन ने सनी लियोनी के बहाने उन पर हमला बोल दिया था। बाद में इमरान खान ने भी मरियम नवाज को एक रैली के दौरान नानी कह दिया। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उस रैली में इमरान खान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर भी निशाना साधा था। इधर ओयो रूम्स कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की मौत हो गई। उनकी दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम की क्रेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई, जिसकी जानकारी खुद ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने एक बयान जारी कर बताया कि उनके पिता रमेश अग्रवाल का निधन हो गया। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे उन्हें गुरुग्राम की क्रेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की 20वीं मंजिल से एक आदमी के गिरने की सूचना मिली, जो रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल बताए गए। उधर ईडी की पूछताछ से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और BRS नेता के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, जबकि 18 विपक्षी पार्टियों के नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता के कविता के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, जबकि उन्होंने ये प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर किया था और कांग्रेस शुरू से इस मामले को बढ़ चढ़कर उठाती रही है, लेकिन BRS के इस प्रदर्शन से उसने दूरी बना ली। कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल का झंडा बुलंद किया था, लेकिन इस मंच से वो नदारद है। 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर एकजुट हो रही हैं, लेकिन कई पार्टियां बार बार ये संकेत दे रही हैं कि वो कांग्रेस की छत्रछाया में आगे नहीं बढ़ना चाहती। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए उसने अपने खिलाफ बोलने वालों पर हमला करने में देर नहीं की। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप 9 साल कहाँ थे? के कविता से ईडी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ करने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि उनसे घोटाले में 100 करोड़ के लेन देन के आरोप पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो दिल्ली में सक्रिय हो गई। उन्होंने कांग्रेस को साइडलाइन करने के चक्कर में उसे क्षेत्रीय पार्टी तक बोल दिया था, यानी BRS भी उन पार्टियों में शामिल हो गई जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को फेल करना चाहती है।
इस बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की संभावना जताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से वहां प्लेन हाईजैक करने की साजिश रची जा सकती है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर फर्जी दस्तावेज के जरिए विमान पर चढ़ने वालों की संख्या पिछले 6 महीनों में बढ़ी है और अगर वहां सुरक्षा में इसी तरह चूक होती रही तो आतंकी किसी विमान को हाईजैक कर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक नेपाल में राजनीतिक उठापटक की वजह से भी आतंकियों को मौका मिल सकता है, जो भारत के लिहाज से खतरनाक है। इस मुफीद सिचुएशन का फायदा उठा करके वो भारत जैसे देश में गड़बड़ियां फैला सकते हैं, क्योंकि 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट से ही भारत के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बदले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग के गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का एक्शन दिखा और जमीन कब्जा कर बनाए गए उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी कमान महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली और चंद मिनटों में उसका घर गिरा दिया। गैंगरेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर वाले एक्शन के लिए कई थानों की महिला पुलिस को बुलाया गया था। अतिक्रमण को हटवाया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। गैंगरेप के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया गया। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। किम जोंग उन का ये आदेश एक नई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद आया, क्योंकि दावा है कि इस मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया युद्ध में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। किम जोंग उन का ये आदेश कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका 13 से 23 मार्च तक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। लेकिन अब किम के इस आदेश ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब तक तो उत्तर कोरिया की तरफ से सिर्फ चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब सेना को युद्ध की पहल करने और उसमें लगातार तेजी बनाए रखने की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए। हालांकि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बताया कि उसे उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी यह हरकत तनाव बढ़ाने वाली है। इस बीच खबर है कि नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने पुतिन के पास हथियारों का जखीरा होने का दावा किया। बताया गया कि रूस के पास अभी इतने ज्यादा हथियार मौजूद हैं कि वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। यानी ये जंग किसी भी सूरत में रुकने वाली नहीं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस बिना किसी देश से हथियार लिए 2 साल तक जंग लड़ सकता है। ये दावा ऐसे समय पर किया गया जब रूस के पास हथियारों की कमी की खबरें पश्चिमी मीडिया की तरफ से आ रही थी, लेकिन बताया गया कि रूस के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा है, जिसमें कई तरह की मिसाइलें, तोप और टैंक शामिल हैं। लिथुआनिया नेटो का वही सदस्य देश है जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का विरोध करता आया है, लेकिन अब जब लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रूस को लेकर यह दावा किया तो खबर है कि यूक्रेन की चिंता बढ़ गई। इधर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से 2 हफ्ते के लिए राहत दे दी। क्वेटा में दर्ज एक मामले में इमरान के खिलाफ लोकल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद क्वेटा की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंच भी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इमरान को हाईकोर्ट से 2 हफ्ते के लिए राहत मिल गई। इमरान ने अपने एक भाषण में संवैधानिक संस्थाओं और उसके अधिकारियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उधर श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की नौबत आ गई, क्योंकि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से चुनावों को टालने की नौबत आ गई। लेकिन बैलेट पेपर न होने की वजह से चुनाव टाला जाना बड़े बवाल की वजह बन गया। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं जो पहले फरवरी में होने थे, लेकिन बैलेट पेपर छापने का पैसा प्रिंटिंग प्रेस को नहीं मिल सका, इसीलिए चुनाव टालने का फैसला हो गया। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस ने वित्त मंत्रालय से बैलेट पेपर छापने के लिए 50 करोड़ श्रीलंकाई रुपए मांगे थे, लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से केवल 4 करोड़ रुपए ही दिए जा सके, जिसके बाद मामला श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने वहां की सरकार को आदेश दिया कि 25 अप्रैल को चुनाव करवाए जाएं, जिससे साफ हो गया कि वित्त मंत्रालय को बैलेट पेपर छापने का पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के सामने परेशानी केवल स्थानीय निकाय चुनावों की नहीं है, बल्कि हालत तो यह है कि देश चलाने के लिए भी उनका खजाना खाली हो चुका है और महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका में फूड सिक्योरिटी से जुड़े एक सर्वे की रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के 68% लोग पेट भरे बिना ही सोने को मजबूर हैं। मतलब श्रीलंका की 2/3 से ज्यादा आबादी भूख भी नहीं मिटा पा रही। रिपोर्ट में दिया गया ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। खबर है कि वहाँ दूध, दालें और अनाज की कीमतें आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। यहाँ तक की बिजली भी बहुत बड़ी आबादी की पहुँच से बाहर हो चुकी है।
इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल सवार एक तिराहे के पास नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने अचानक ही मोटरसाइकिल को मोड़ दिया और दूसरे तरफ वाले रास्ते पर आने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से दिग्विजय सिंह की कार आ गई। काले रंग की वो कार काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि कार ड्राइवर ने अचानक सामने आई मोटरसाइकिल को देखकर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद आए, जिसमें फायरिंग के बाद लोग चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से दनादन गोलियां चला रहे उस आतंकी को मार गिराया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आसपास की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे पूरा तेल अवीव शहर छावनी में तब्दील हो गया। इस हमले के कुछ ही देर बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने यह भी कहा कि तेल अवीव शहर पर हमला वेस्ट बैंक में हुई मुठभेड़ का जवाब है और आगे भी उसके लड़ाके इजराइल पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। कुछ रोज पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान इजराइल की सेना ने वहां के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोलकर उसके 2 नागरिकों की हत्या करने वाले को ढेर कर दिया था। लेकिन इसके बाद गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों पर हमला बोल दिया था, जिसमें फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि इजराइल की सेना के 3 जवान भी गोली लगने से घायल हो गए थे। वेस्ट बैंक में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उसने हुवारा में हत्याकांड को अंजाम देने वाले को मार गिराया, जिसने 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुवारा में इजराइल के 2 लोगों की हत्या कर दी और उस हत्याकांड के बाद ही वहां बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई थी। इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों पर हमले बोल दिए थे और वहां दर्जनों इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। पिछले करीब 2 महीने से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल के इन हमलों में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए हैं। फिलिस्तीन के इस आरोप के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और अब उसने इजराइल के तेल अवीव शहर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देकर अपने इरादे साफ कर दिए और ये चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उसके लड़ाके इसी तरह इजराइल में घुसकर उसके लोगों पर हमला करेंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में भी चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल हमास के इस हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं है और वो अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेने के लिए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है, क्योंकि तेल अवीव इजराइल का सबसे अहम शहर है और वहां घुसकर आतंकी हमला करने का मतलब इजराइल को सीधे सीधे चुनौती देना है। इस घटना के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इटली में थे, जहां से उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनियों और हमास के हमले में इजराइल के 13 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तेल अवीव में हमास के इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन शरणार्थी कैंप में जश्न मनाया गया। उधर रूस के कई शहरों में अचानक टीवी और रेडियो पर परमाणु हमले का अलर्ट जारी होने लगा। लोगों से अपील की गई कि वो न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं और एंटी रेडिएशन की दवा खा लें। लेकिन इसी बीच रूस की सरकार का बयान आया, जिसमें कहा गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर ऐसे संदेश जारी किए गए जिन्हें सुनकर रूस की आम जनता के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अचानक टीवी पर एक डराने वाला संदेश जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए वो एंटी रेडिएशन दवा खाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं। रेडियो पर जारी संदेश तो और भी दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसमें सायरन बजने की आवाज के साथ बताया गया कि रूस में एयर अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि वहां मिसाइल अटैक होने वाला है। रूस के जिन जिन शहरों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, वहां लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि उनसे सीधा सीधा कहा जा रहा था कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है। रूस की सरकार को जैसे इसकी खबर मिली, वो हरकत में आ गई और उसकी ओर से एक बयान जारी करके बताया गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर परमाणु हमले का संदेश जारी किया गया। रूस में एक महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ, यानी हैकर ने एक बार नहीं 3 बार रूस के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को अपनी उंगली पर नचाया।
क्योंकि उसने किसी छोटे मोटे शहर नहीं बल्कि मॉस्को में इस तरह का संदेश फैलाया और वहां के टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया। इसके अलावा सेवर्लोस्ट रीजन के येकेतेरिनबर्ग शहर समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया गया। यानी हैकर ने रूस के उस क्षेत्र को टारगेट किया जो एशिया और यूरोप दोनों की सीमा से लगता है, जहां से रूस में परमाणु हमले के अलर्ट की बात जंगल में आग की तरह फैल सकती है और एशिया और यूरोप तक संदेश जा सकता है कि यूक्रेन पर अटैक करने वाले रूस पर खुद ही बड़ा अटैक हो गया। हालांकि रूस की सरकार ने समय पर बात को संभाल लिया और लोगों के बीच फैली दहशत को कम करने की कोशिश की, लेकिन जितनी देर एयर अलर्ट का संदेश चलता रहा उतनी देर लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में लगातार इस तरह के संदेश जारी हो रहे हैं। रूस ने दावा किया कि पिछले ही महीने वहां टीवी चैनल को हैक करके लाखों लोगों से न्यूक्लियर शेल्टर में जाने को कहा गया था। जिन कंपनियों के चैनल और रेडियो स्टेशन को हैक किया गया उनमें वहां की गैज़प्रोम मीडिया कंपनी भी शामिल है, जिसके रूस में एक दो नहीं बल्कि 38 टीवी चैनल और 10 रेडियो स्टेशन है। यानी जिसने भी रूस के मीडिया पर अटैक किया उसने सोच समझकर ये काम किया और रूस की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों को टारगेट किया। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन के भाषण के लाइव टेलीकास्ट में रुकावट डालने के लिए कई बार ऐसा किया गया है। हालांकि हैकर कौन था और किस देश का था इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन रूस की सरकार इसे एक बड़ी चुनौती मानकर इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि हैकर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही किसी ने सामने आकर रूस के मीडिया पर किए गए इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन रूस ने दावा किया कि यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। यानी रूस का इशारा पश्चिमी देशों की ओर है। हालांकि रूस में ही कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के संदेश पुतिन प्रशासन जारी करवाता है क्योंकि वो लोगों को परमाणु हमले के लिए तैयार करना चाहता है और इसीलिए लगातार वहाँ इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों के खिलाफ वहां के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के साझा बयान के दौरान दी। भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों को प्रधानमंत्री ने चिंता का विषय बताया। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो गया जिसमें उसके सबसे अहम शहर तेल अवीव को निशाना बनाया गया। खतरनाक हथियारों से लैस एक हमलावर ने शाम के वक्त अचानक वहां फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर सड़क पर भागने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने उस हमलावर को ढेर कर दिया, लेकिन तब तक कई लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन हमास ने ली है। कुछ रोज पहले इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाकर अपने 2 नागरिकों की हत्या करने वाले हमलावर को ढेर कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर में हमला बोल दिया। शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके एक आतंकी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। अचानक हुए इस हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से शहर में भगदड़ मच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें फायरिंग के बाद लोग चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से दनादन रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान खुद को रूस का दोस्त दिखाने में जुटे तुर्की ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। तुर्की ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे, लेकिन अब उसने रूस को सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता देना बंद कर दिया। और रूस के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने यह कदम अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के दबाव में उठाया है। इसके पीछे की वजह यह कि तुर्की नेटो का सदस्य है और इस सैन्य संगठन का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, जिसने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका की देखा देखी दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया और रूस को सप्लाई की जाने वाली चीजों पर भी रोक लगा दी। बाइडेन को लगा था कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उनके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन तुर्की की वजह से रूस ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि तुर्की न सिर्फ रूस से गैस और तेल खरीद रहा है, बल्कि वो रूस को सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता भी देता रहा। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन का साथ देने की वजह से अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश तुर्की से नाराज चल रहे थे और बार बार उसे रूस पर प्रतिबंध लगाने और उससे कारोबारी रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे। हालांकि तुर्की ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फरवरी में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि भूकंप की वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसे संभालने के लिए वो पश्चिमी देशों से मदद मांग रहा है।
जिनकी शर्त है कि वो रूस तक जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता देना बंद कर दें। रूस के मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर रोक लगा दी, जिससे रूस को बड़ा झटका लगा है। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल सवार एक तिराहे के पास नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने अचानक ही मोटरसाइकिल को मोड़ दिया और दूसरे तरफ वाले रास्ते पर आने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से दिग्विजय सिंह की कार आ गई। काले रंग की वो कार काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि कार ड्राइवर ने अचानक सामने आई मोटरसाइकिल को देखकर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर ने मोटरसाइकिल सवार को हवा में उछाल दिया और वो पास के ही एक खंबे से जा टकराया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। टक्कर के फौरन बाद दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ कार से बाहर आए, जिसके बाद घायल मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में दिग्विजय सिंह उसका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। इस बीच शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव 2952 वोटों से पास हुआ, जिसके पास होते ही वो एक बार फिर चीन की सत्ता पर काबिज हो गए। उनके खिलाफ चीन की संसद में एक भी वोट नहीं किया गया। उन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय सैन्य आयोग का चेयरमैन भी चुना गया। शी जिनपिंग चीन के पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उधर चीन और रूस से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा कर दिया। यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर ये दोनों देश पिछले कई महीनों से अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, जिससे अमेरिका की चीन और रूस से जंग की संभावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि यूक्रेन की लगातार मदद करने पर पुतिन अमेरिका से बेहद नाराज हैं और वो कई बार उसे चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं ताइवान का साथ देने पर अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है, यानी आने वाले दिनों में कभी भी चीन या फिर रूस के साथ अमेरिका की लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से वो अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने इस साल अपना रक्षा बजट 842 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 70 लाख करोड़ रखने का ऐलान कर दिया। इससे पहले चीन भी अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा चुका है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कांग्रेस कार्य समिति का गठन सिरदर्द बन गया, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया कि कार्य समिति में आधे सदस्य 50 साल से कम उम्र के होंगे और ऐसे नेता ढूंढने में खड़गे को परेशानी हो रही है। क्योंकि फिलहाल कांग्रेस कार्य समिति में केवल 2 नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और इसीलिए नई कांग्रेस कार्य समिति का गठन खड़गे के गले की हड्डी बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस अध्यक्ष जल्द इस पे निर्णय करेंगे। रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि कांग्रेस को युवा कांग्रेस बनाना है, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। इसके अलावा पूर्व पीएम, पूर्व पार्टी अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी नेता अपने आप कार्य समिति के सदस्य बन जाएंगे, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी के कुल सदस्यों की संख्या 40 हो जाएगी, जिनमें 20 की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे को ऐसे नेता मिल ही नहीं रहे और नई कार्य समिति का गठन होने में देर पर देर हो रही है, जबकि बीजेपी में 50 साल से कम उम्र के नेताओं की अच्छी खासी संख्या है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस के सामने पार्टी को युवा कांग्रेस में बदलना बड़ी चुनौती बन गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोहों को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप हैं, जिसके पास से पुलिस ने कुल 15 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियार सप्लाई करने के आरोपी दाऊद को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से पकड़ा। उधर आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया, बल्कि ये संकेत देने की कोशिश कर दी कि आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिलना लगभग नामुमकिन है। मतलब एक तरफ आईएमएफ दुनिया को ये दिखाने में लगा है कि वो बेहाल मुल्कों के लिए खजाने का दरवाजा खोल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहा है। पाकिस्तान भी ये समझने में नाकाम है कि आखिर आईएमएफ उससे किस बात का बदला ले रहा है, क्योंकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है। पाकिस्तान का दावा है कि आईएमएफ की बताई सारी शर्तों पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन हर दौर की बातचीत के बाद शर्तों का पुलिंदा बदल जाता है। और इस बार भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दावा है कि व्यापार घाटे को कम करने या खत्म करने की शर्त आईएमएफ की तरफ से पहले कभी नहीं रखी गई थी, लेकिन आखिरी पलों में आईएमएफ ने व्यापार घाटे को जून तक खत्म करने की शर्त सुना दी। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कर्ज के बोझ को सबसे बड़ी मुसीबत समझा जा रहा है। पाकिस्तान पर इस वक्त 20 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का विदेशी कर्ज है। ये रकम करीब 7,500 करोड़ डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ी है। इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि आईएमएफ जानबूझकर सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के खजाने में इस वक्त केवल 382 करोड़ डॉलर हैं। वो आईएमएफ से कर्ज भी केवल 110 करोड़ डॉलर ही मांग रहा है।
जिसके लिए हजारों करोड़ डॉलर का कर्ज मुसीबत बन रहा है। मतलब ये कि 110 करोड़ डॉलर पाने के लिए पाकिस्तान को हजारों करोड़ का कर्ज लौटाने को कहा जा रहा है। जबकि पाकिस्तान सरकार सफाई दे रही है कि इतना कर्ज तो पाकिस्तान पर सालों से है। इसी कर्ज के कारण पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ी थी। मतलब ये कि अगर ये कर्ज ही बेल आउट पैकेज के रास्ते की रुकावट है तो आईएमएफ ने शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया। खबर है कि आईएमएफ के रवैये से पाकिस्तान की सरकार हताश है और इस मामले में वो अमेरिका की मदद लेना चाहती है। लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान का साथ न तो कोई विदेशी एजेंसी दे रही है और न ही उसका कोई दोस्त उसका साथ दे रहा है। इधर अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन खत्म होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 480 रन के स्कोर पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के शतक गेम चेंजर साबित हुए, जिनके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। कैमरन ग्रीन और उस्मान ख्वाजा के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। उस्मान ख्वाजा ने 21 चौकों की मदद से 180 रन बनाए, जबकि कैमरन ग्रीन ने 18 चौकों की मदद से 114 रन बनाए। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 208 रनों की साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा मजबूत कर दिया। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि दूसरे दिन फिरकी का जादू चलने लगा। रविचंद्रन अश्विन सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 36 रन बना लिए थे। उधर गायों की तस्करी के आरोप में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, क्योंकि अनुव्रत मंडल पर गायों की तस्करी के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है। यही नहीं, ईडी ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल समेत 12 लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया। इन पर भी पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। इस बीच केरल में मार्च में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। केरल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दावा किया कि केरल के कुछ इलाकों का हाल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है जैसे तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हो। जबकि केरल में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन केरल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजधानी तिरुवनंतपुरम, आलपुझा, कोट्टयम और कन्नूर के कुछ इलाकों में हीट इंडेक्स 54 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हीट इंडेक्स में तापमान के साथ साथ हवा की नमी को भी मापा जाता है। 54 डिग्री सेल्सियस के हीट इंडेक्स का मतलब है कि केरल में तापमान है तो कम, लेकिन लोगों को एहसास 54 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का हो रहा है। केरल के मौसम विभाग के डायरेक्टर का कहना है कि कम बारिश की वजह से मौसम ऐसा बना हुआ है। केरला हैज नॉट रिसीव्ड एनी रेन फ्रॉम 1st of March। यहाँ तक कि जनवरी और फरवरी में भी केरल में कम बारिश हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 3-4 दिन में बारिश हो सकती है। उधर अमेरिकी मीडिया की खबर है कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगे अमेरिका के आगे सऊदी अरब ने बहुत महंगी शर्त रख दी है। सऊदी अरब और इजरायल के बीच शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है। ऐसे में अगर दोनों दोस्त बन गए तो पूरे पश्चिम एशिया में राजनीति और कूटनीति के समीकरण ही बदल जाएंगे। लेकिन दोस्ती की इस कोशिश पर खुद सऊदी अरब ने ही ब्रेक लगा दिया। बताया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल से दोस्ती का हाथ तभी आगे बढ़ाएगा जब अमेरिका उसकी कुछ शर्तें पूरी करे। सऊदी अरब एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करना चाहता है। ऐसे में उसकी पहली शर्त यह है कि इस काम में अमेरिका उसकी मदद करे। सऊदी अरब की दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका उसे हथियार बेचने पर लगाई बंदिशों को कम करे। लेकिन ये शर्तें इतनी महंगी हैं कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल हो पाएंगे भी या नहीं, यही एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अमेरिका को डर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद की आड़ में सऊदी अरब कहीं परमाणु बम न बना ले। अमेरिका की दूसरी चिंता यह है कि अगर उसने सऊदी अरब को अंधाधुंध हथियार दिए तो वो उन्हें अपने पड़ोसी यमन पर भी दाग सकता है, जहां सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। इसी वजह से विदेश मामलों के जानकार मान रहे हैं कि सऊदी अरब और इजरायल की दोस्ती देखने में कई बरस भी लग सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ भी सऊदी अरब जैसा सबसे ताकतवर अरब देश है। ऐसे में वो अमेरिका की हां में हां मिलाकर अचानक अपना बरसों पुराना स्टैंड नहीं बदलेगा। क्योंकि इजरायल से दोस्ती करने का एक ही मतलब है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर समझौता। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से जमीन का विवाद है। इजरायल यहूदी देश है, वहीं फिलिस्तीन अरब मुस्लिम है। इसी वजह से सऊदी अरब की इजरायल से शुरुआत से ही दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने इजरायल से दुश्मनी भुला दी तो अरब दुनिया में उसकी थूथू हो जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब अमेरिका से सौदेबाजी करने में लगा है और इतने बड़े फैसले की वो अमेरिका से बड़ी कीमत वसूलना चाहता है। लेकिन अमेरिका भी सऊदी अरब के आगे झुकने के मूड में नहीं। अमेरिका के खुद के रिश्ते ही सऊदी अरब से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि 4.5 साल पहले सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बाइडेन ने सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कसम खाई थी। और बाइडेन की वही कसम उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि उसी बात पर सऊदी अरब ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। वो अमेरिका के लाख कहने के बावजूद तेल का उत्पादन बढ़ाने को तैयार ही नहीं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब इन तीनों का एक ही दुश्मन है, ईरान।
और एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब तीनों को समझ आ रहा है कि अगर उन्हें ईरान से निपटना है तो एक साथ तो आना ही होगा, लेकिन उनके अपने शिकवे उनके आड़े आ रहे हैं। इधर सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी नेता हसन मुश्रिफ के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हसन मुश्रिफ पर 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और सूत्रों के मुताबिक इसीलिए ईडी ने पुणे और कोल्हापुर में हसन मुश्रिफ के ठिकानों पर छापेमारी की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुश्रिफ के ऊपर 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से हटाने की तैयारी में है। बताया गया कि वो उनकी जगह खुद को राष्ट्रपति बनाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि वो किसी भी सूरत में पुतिन की जगह ले सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके लिए एक खतरनाक प्लान बनाया है। बताया गया कि वो यूक्रेन जंग में जीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। असल में इस जंग में अब तक रूस के सैनिकों का वैगनर ग्रुप ने जमकर साथ दिया है। यही वजह बताई जा रही है कि रूस में अब वैगनर ग्रुप को समर्थन मिलना तेज हो गया। लेकिन ये पुतिन के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार वैगनर ग्रुप के मुखिया रूस में हीरो बन गए तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया अभी से जोर शोर से अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए, ताकि जैसे ही जंग में रूस को कामयाबी मिले उसका पूरा श्रेय लेकर वो खुद रूस की सत्ता में आ सकें। दावा है कि इसी मकसद से येवगेनी प्रिगोजिन रूसी रक्षा मंत्रालय को भी निशाने पर लेते आए हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पश्चिमी मीडिया कई बार ये दावा करता आया है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके लगातार रूसी सेना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें जितना गोला बारूद यूक्रेन से मुकाबले के लिए मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे भी येवगेनी प्रिगोजिन की रणनीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया धीरे धीरे पुतिन को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, ताकि अचानक उनके खिलाफ बगावत के सुर भी न उठे। हालांकि खबर है कि पुतिन को भी अब इस बात का अंदेशा हो चुका है, लेकिन उनके लिए वैगनर ग्रुप से अलग होना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस जंग में वैसे तो पुतिन के हाथ खाली ही रहे हैं, लेकिन बखमुत में इसी ग्रुप की वजह से रूस को बढ़त मिली है। ऊपर से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपने आप को यूक्रेन में हर मोर्चे पर साबित करके दिखाया है। यही वजह है कि पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप को रूसी सेना से अलग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर पुतिन इसके बारे में सोचेंगे तो उनकी सेना को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस पहले ही सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, यानी अब पुतिन के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी मुसीबत आ गई है। इस बीच इंडोनेशिया जल्द ही अपनी राजधानी बदलने वाला है। उसकी मौजूदा राजधानी जकार्ता समंदर में डूब रही है, इसलिए पिछले साल इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड में बनानी शुरू करती थी। और अब इंडोनेशिया की सरकार जकार्ता को छोड़ने की तैयारी में जुटी है ताकि बोर्नियो आइलैंड को नई राजधानी बनाया जा सके। जकार्ता में जबरदस्त प्रदूषण है, वहां भूकंप भी आते रहते हैं, लेकिन खतरे की सबसे बड़ी बात यह कि जकार्ता बेहद तेजी से जावा सागर में डूब रहा है, इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार का मुकाबला करने वाला दुनिया का कोई और शहर नहीं है। इसलिए बोर्नियो को इंडोनेशिया की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और जकार्ता की दिक्कतों से सीखते हुए बोर्नियो को पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। बताया गया कि वहां खूब हरियाली होगी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गया, जिसका एनडीआरएफ की टीम को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बताया गया कि एसपीजी में तैनात ड्राइवर गणेश अपने परिवार के साथ शिरडी जा रहा था, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और सीधा नहर में जा गिरी। उधर कनाडा के मीडिया ने दावा किया कि कनाडा यूक्रेन को आधुनिक ड्रोन देने की तैयारी में है। बताया गया कि यूक्रेन ने पिछले साल स्काई रेंजर R-70 ड्रोन की मांग की थी ताकि रूस के सैनिकों पर नजर रखी जा सके। कनाडा के मीडिया के मुताबिक अब यूक्रेन को स्काई रेंजर R-70 ड्रोन मिल सकते हैं। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, ये दुश्मन की लोकेशन और उसके फोन का भी पता लगा सकता है, यानी ये यूक्रेन की सेना के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, क्योंकि इस ड्रोन से दुश्मन की जासूसी करना भी आसान होगा। दावा है कि पिछले कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमले तेज किए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से ड्रोन की मदद मांग रहा है। खबर है कि इसीलिए अब कनाडा ने यूक्रेन को स्काई रेंजर R-70 ड्रोन देने का फैसला लिया। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने हनी ट्रैप के गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर एक सरकारी शिक्षक को ब्लैकमेल कर उससे 1 लाख से ज्यादा की रकम वसूलने का आरोप है। बताया गया कि ये गिरोह प्रॉपर्टी डीलर और सरकारी कर्मचारियों को अपना शिकार बनाता था। अपने जाल में फंसाकर उनसे अनलीगल तरीके से पैसों की डिमांड करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने करीब 1 दर्जन लोगों से लाखों रुपए ऐंठने की बात कबूल की है। इस बीच बुरी तरह आर्थिक संकट में फंसे मिस्र ने अब नागरिकता बेचकर अपनी परेशानी दूर करने का प्लान बना लिया।
मुस्लिम देश मिस्र पिछले कुछ सालों से बहुत बुरे आर्थिक संकट में फंसा है, लेकिन कोई भी बड़ा मुस्लिम देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब मिस्र ने नागरिकता बेचकर कंगाली दूर करने का प्लान बना लिया। मिस्र में $25 लाख तक निवेश करने वाले को वहां की नागरिकता दे दी जाएगी। मिस्र के रियल एस्टेट में $3 लाख तक के निवेश पर भी नागरिकता ली जा सकेगी। किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में $3.5 लाख का निवेश करने वाले को भी नागरिकता मिल जाएगी। मतलब ये कि मिस्र की नागरिकता पाने के लिए लोगों को वहां की अर्थव्यवस्था में निवेश करना होगा। पिछले कई साल से मिस्र अपनी संपत्तियां बेचकर हालात संभालने की कोशिश में लगा है, लेकिन हालात जस के तस हैं, बल्कि अब तो महंगाई की वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उधर जयपुर में पुलवामा शहीदों के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के हिरासत में लिए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा कर दिया, क्योंकि पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी उनके समर्थकों को मिली, वो अस्पताल के बाहर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। जो नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता भी है, उनको अस्पताल से खदेड़ा जा रहा। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत से रिहा करने के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा शांत हुआ। इधर दिल्ली के न्यू अशोकनगर में कार के अंदर एक आदमी की लाश मिलने में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही जांच पड़ताल के लिए पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद शव को कार से बाहर निकाला गया। बताया गया कि संतोष कुमार नाम के इस आदमी का होली के दिन परिवार से झगड़ा हुआ और बाद में वो गुस्से में घर से निकल गया था। मारपीट किया था घर में, तो फिर पुलिस को फोन किया गया था, पुलिस आई थी। हालांकि अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि संतोष की मौत कैसे हुई। बताया गया कि कार से शराब की एक बोतल भी मिली। उधर मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां भीषण आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कुछ ही देर में फिल्म सिटी के एक बड़े हिस्से में फैल गई। इसके बाद तो वहां से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार चारों तरफ फैलने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। खबर है कि आग एक स्टूडियो में लगी जहां एक टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। गनीमत यह रही कि आग लगते ही अंदर मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस बीच जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की कई टीमें वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि तेज हवाओं की वजह से आग फैल रही थी, लेकिन दमकल कर्मचारियों ने थोड़ी ही देर में आग को पूरी तरह बुझा दिया। हवाएं काफी तेज यहाँ पर चल रही हैं और यही वजह है आग के फैलने की। आग अगर फैलनी नहीं, अगर हवा नहीं चलती तो आग नहीं फैलती। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खूनी ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया, जिसके बाद अब वहां देशद्रोह के आरोपियों को मौत के घाट उतारा जा सकेगा और इसके तहत उनके सिर में गोली मार दी जाएगी। दावा है कि बेलारूस में इस कानून की मांग पिछले महीने शुरू हुई, क्योंकि पिछले महीने ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के पास एक रूसी विमान पर ड्रोन से हमला हुआ था। इसीलिए सरकार ने अब इस कानून को मंजूरी दे दी, क्योंकि तब उस हमले की जिम्मेदारी बेलारूस के ही एक संगठन ने ली थी। हालांकि बाद में इस ड्रोन हमले में शामिल सभी 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अब इन्हीं आरोपियों को मौत की सजा देकर पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस कानून से वहां कई लोग नाराज हैं और विरोधियों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि उन्हें दबाने के लिए ही ये कानून लाया गया, क्योंकि जंग में रूस का साथ देने की वजह से बेलारूस भी कई आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से वहां लोगों की आमदनी लगातार गिर रही है। ऐसे में बेलारूस में कुछ लोग खुलकर लुकाशेंको का विरोध कर रहे हैं। दावा है कि अपने उन विरोधियों को कुचलने के लिए ही लुकाशेंको ये सख्त कानून लाए हैं। ये नफरत का असर कब तक रहेगा? ये नफरत का असर कब तक रहेगा? नगर सहमा हुआ कब तक रहेगा? 100 बात की एक बात कही सुनीता ने, हकीकत जान जाएगा तुम्हारी, जमाना बेखबर कब तक रहेगा। मिलते हैं कल सोमवार को वापसी। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।